हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल #ICSE स्टडी पॉइंट पे। आज के वीडियो पे हम देखेंगे ICSE क्लास 10 केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सो लेट्स बिगिन विद इट। बढ़ते हैं अपने पहले पेज पे। तो पहले पेज पे हमें सबसे पहले याद करना है कि व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि हाईलाइटेड किया हुआ है, आप उसे याद कर लेना। और उसके बाद दिया है कि द 3 मेथड्स इन विच एटम अचीव अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्या क्या मेथड से जो एटम है वो स्टेबल रहता है। तो सबसे पहले द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम फ्रॉम इलेक्ट्रोवैलेंट आयोनिक बॉन्ड। ये जो पहला पॉइंट है, इसके बेस पे आगे बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर डायग्राम देखने को मिलेंगे। दूसरा, शेयरिंग ऑफ वन और टू थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स टू अ फॉर्म ऑफ कोवैलेंट और अ मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ये दूसरा पॉइंट है। बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। When shared paired electrons are contributed by only one of the combining atoms, the bond form is known as coordinate or dative bond. तो यहाँ पर हमने देखा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी कहा जाता है, और जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसे डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। साथ ही में जो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है वो आपका आयोनिक बॉन्ड भी उसे कह सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की तरफ। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में ये सारे पार्ट हाईलाइट किए गए हैं। पहला, कैटायन और एनायन का डिफाइन। ठीक है, कैटायन और एनायन की मीनिंग दोनों ही डेफिनेशंस यहाँ पर मार्क किए गए हैं, और आयन का भी यहाँ पर मार्क कर दिया गया है। और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अब देखते चलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है। अ मेटेलिक एलिमेंट whose one atom readily lose electrons to a positive charge ion is called electropositive element। मतलब अगर किसी मेटल एक एलिमेंट है वो लूज करता है अपना इलेक्ट्रॉन्स एक पॉजिटिव चार्ज आयन से, तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। और वहीं एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट जो होता है ना, जब वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स एक नेगेटिव चार्ज आयन से, तो उसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहा जाता है। नीचे अब आते हैं बॉक्स पे। बॉक्स पे है इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक कंपाउंड का डेफिनेशन। तो आप इस डेफिनेशंस को मार्क कर लेना, जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है उसे मार्क करते जाइए। नीचे इलेक्ट्रोवैलेंसी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव एन एटम ऑफ एन एलिमेंट लूजेस और गेन्स फ्रॉम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इसको इलेक्ट्रोवैलेंसी। काफ़ी आसान था, और डेफिनेशंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से अधिकतर, और डायग्राम्स पर ये चैप्टर बेस्ड है। अब बढ़ते हैं कंडीशन टू फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड। तो 3 कंडीशन होते हैं जनरली एक आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होने में। पहला, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दूसरा हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और तीसरा लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। उसी पेज के और नीचे आते हैं तो हमें देखने को मिलता है एक बॉक्स। इस बॉक्स को भी मार्क किया हुआ गया है क्योंकि इस पर बताया है कि जो बॉन्ड्स होते हैं ना मेटल्स और नॉन मेटल के बीच, वो आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट होता है। तो यहाँ पर भी एक और आपसे अगर पूछा जाएगा ये मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में क्या बॉन्ड होता है, तो आप कह सकते हो आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। एग्जाम्पल दिए है कुछ आयोनिक बॉन्ड्स के। तो एक है NaCl सोडियम क्लोराइड, दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड, तीसरा कैल्शियम क्लोराइड है, चौथा पोटेशियम ब्रोमाइड है, और पांचवा कैल्शियम क्लोराइड है। ठीक है, तो हमें पहले 3 को ही करना, जो लास्ट के 2 है वो नहीं आने वाले, रिड्यूस हो चुके हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले सोडियम क्लोराइड पे। तो ये है सोडियम क्लोराइड, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। तो ये जितना भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं ये सब इस डायग्राम को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये डायग्राम आखिर फॉर्म कैसे हो रहा है। यहाँ पर जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है फ्रॉम वन पेयर टू अनदर पेयर, तो ये कैसे हो रहा है, तो यही यहाँ पर टेक्स्ट में डिफाइन किया गया है। अब सोडियम क्लोराइड में क्या है, एक है NaCl, सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम है और एक क्लोरीन है, 2 एलिमेंट्स को मिलाकर बना गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम आयन। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम आयन के प्रॉपर्टीज़ है, उसकी कलर, टॉक्सिसिटी, और केमिकल एक्शन, वैलेंस सेल, इलेक्ट्रिक स्टेट, एग्जिस्टेंस, सभी यहाँ पर दिया है। और नीचे जो टेस्ट है वो भी इस डायग्राम को इंडिकेट कर रहा है। आ जाते हैं अपने एक पेज पे। अगले पेज पे हमें दिया है क्लोराइड आयन के प्रॉपर्टीज़। तो उसमें भी कलर, टॉक्सिसिटी, ऑर्डर, केमिकल एक्शन, वैलेंस सेल, इलेक्ट्रिक स्टेट, एग्जिस्टेंस सभी दिया है। अब आते हैं डायग्राम को। तो डायग्राम में एक तरफ बनाया गया है सोडियम, दूसरी तरफ क्लोरीन। तो सोडियम की वैलेंसी होती है 11, उस हिसाब से उसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, और इसकी होती है वैलेंसी 17, तो इस हिसाब से इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन्स बच रहा है। तो अगर हम एक काम कर सकते हैं कि इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है अगर उसको हम इस वाले क्लोरीन में अगर दे दें आउटर मोस्ट पेयर में, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, और अगर ये एक लूज करता है तो इसका भी तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा।
आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 और फिर 8, तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एक आया तो 2, 8 और एक यहाँ से लिए थे तो एक उसे स्टार से इंडिकेट किया गया है, तो ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, तो दोनों को ही मिल गए आपस में। अब करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे एक और मेथड है कि आप इसे कैसे शो कर सकते हो। तो आप शो कर सकते हो इसे डॉट सिंबल या लुईस डायग्राम से। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो आपने देखा कि सोडियम से हमने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देते हुए दिखा रहा है। और फिर आगे में क्या लिख दिया है, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, ठीक है। सोडियम ने एक लूज किया एक इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर एक प्लस का सिंबल लग गया, और क्लोरीन ने एक एक्सेप्ट किया तो उस पर एक नेगेटिव का सिंबल लग गया, तो वो क्या बन गया, NaCl। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे एलिमेंट की तरफ, जो है MgCl2, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड। तो टेक्स्ट वही आपके डायग्राम को इंडिकेट कर रहा है, सॉरी ऊपर है उसका डायग्राम। तो अब बढ़ते हैं डायग्राम की तरफ सीधे। तो डायग्राम में है MgCl2, मतलब एक मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन। तो यहाँ पर एक मैग्नीशियम है, ठीक है। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 12, तो उस हिसाब से इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बचे। और क्लोरीन की होती है 17, तो एक में 7 बचा, एक में 7 बचा। तो अब आपका जो मैग्नीशियम है वो तो कंप्लीट है, लेकिन जो क्लोरीन है उसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो अब मैग्नीशियम क्या करेगी, जिसका आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक पहले वाले क्लोरीन को दे देगी और दूसरा नीचे वाले क्लोरीन को दे देगी। तो उससे क्या होगा, मैग्नीशियम भी अपना 2 8 का ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, और जो क्लोरीन है दोनों वो भी अपना कंप्लीट कर लेगा ऑक्टेट। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैग्नीशियम आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन आपने लूज किया तो 2+ इसके ऊपर लिखा गया, और जो आपके क्लोरीन थे उसने एक गेन किया तो एक माइनस चढ़ गया इसके ऊपर, और इसके ऊपर भी एक माइनस चढ़ गया। वहीं अगर आपकी जो लुईस डायग्राम है उस हिसाब से देखें तो मैग्नीशियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इस क्लोरीन को दिया, एक इस क्लोरीन को दिया, तो Mg के ऊपर 2+ लग गया, और Cl जो था उसको 2 Cl है तो 2 Cl लेकर अब माइनस का साइन चढ़ा दिया। तो बढ़ते अपने तीसरा एलिमेंट, नाम है जिसका कैल्शियम ऑक्साइड। तो सेम टेक्स्ट नीचे डायग्राम को इंडिकेट कर रहा है। तो अब आ जाते हैं अपने डायग्राम पे। डायग्राम पे क्या है, तो जो कैल्शियम है उसका वैलेंसी है 20, तो 20 है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और जो ऑक्सीजन है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो दोनों ही का ऑक्टेट बनाने के लिए जो आपका कैल्शियम है उसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा। तो ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ऑक्सीजन उसे गेन करके अपने को ऑक्टेट कर लिया, इसीलिए जो कैल्शियम थे उसके ऊपर 2+ लिखा गया, क्योंकि उसने लूज किया है। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है कि अगर लूज किया तो माइनस लगना चाहिए और गेन किया तो प्लस, तो नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ अगर आप लूज कर रहे हो तो यहाँ पर प्लस का साइन होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 2+, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है ऑक्सीजन ने तो 2-। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम पर आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में, और उन्होंने दोनों ही ऑक्सीजन को दे दिया तो Ca2+, और ब्रैकेट में अपना ऑक्सीजन आके 2- लिखा गया। आगे बढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी बन सकता है सम। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स अंडरगोज ऑक्सीडेशन वाइल द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अंडरगोज रिडक्शन। मतलब जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है वो ऑक्सीडेशन करता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो अंडरगो आपका रिडक्शन करता है उसको रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं। उसके नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं और ये एक्सरसाइज है। और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पार्ट पे। अब बढ़ते हैं हम अपने कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। तो कोवेलेंट बॉन्ड में सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन दी हुई है, उसके बाद बताया गया कि जो कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू दिस उसे एक कोवेलेंट कंपाउंड कहा जाता है। सबसे पहले तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड का आपको डेफिनेशन दिया है, और जो कंपाउंड फॉर्म होता है इससे उसे कोवेलेंट कंपाउंड कहा जाता है। फिर आते हैं कोवेलेंट मॉलिक्यूल किसे कहा जाता है, तो मॉलिक्यूल फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवेलेंट मॉलिक्यूल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज के नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर कि कोवेलेंट बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं, मतलब कितने तरीके के होते हैं, वो 3 तरीके के होते हैं। पहला सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है जब कोई सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर किया जाता है बिटवीन 2 एटम्स, तब वहाँ पर हम लोग ये सिंबल लगाकर उसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और वहीं दूसरा है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और जब हम किसी 2 एलिमेंट्स के बीच में जब 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो उसे डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है, जिसे हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब तीसरा है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड उसे कहा जाता है जब दो एटम्स के बीच में 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम शेयर करते हैं तो उसे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है।
और इससे रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रिपल लाइन से। ठीक है, अब बात आती है कि किसी किसी में क्या होता है कि जो आपका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड तीनों ही कोलैप्स कर जाते हैं, मतलब तीनों ही आ जाते हैं, या किसी में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और डबल कोवलेंट दोनों आ सकता है। तो इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पर है इथेन। तो इथेन में होता है C2H4। तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड है, और जो हाइड्रोजन है, जो 4 हाइड्रोजन है, वो एक हर कार्बन से अपना सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पे जुड़ा हुआ है। आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर एक और छोटा सा एग्जांपल है इथाइन, जिसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को भी यूज़ किया गया है। इससे भी आप ऐसे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब फिर आते हैं नॉन पोलर और पोलर। तो यहाँ से आप मार्क कर लीजिए, नॉन पोलर और पोलर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर यहाँ पर लिखा है कि दीज कंपाउंड्स डू नॉट आयोनाइज इन वाटर ड्यू टू लैक ऑफ चार्ज सेपरेशन। इनके पास ज़्यादा चार्ज नहीं होती, इसलिए आयोनाइज नहीं होते। तो वहीं पर फिर दूसरे बार में लिखा है कि द कोवलेंट कंपाउंड्स आर सेड टू बी पोलर व्हेन द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स एंड दे आयोनाइज इन वाटर। तो यहाँ से आप इसे मार्क कर लीजिए। और फिर नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ पर है आयोनाइजेशन की डेफिनेशन, इसे मार्क करना है और आगे बढ़ना है। और यहाँ पर 2 पॉइंट है, उसे भी आपको मार्क करना है। और एक बात यहाँ पर है डिपोल मॉलिक्यूल। तो डिपोल मॉलिक्यूल क्या होता है? डिपोल मॉलिक्यूल में क्या होता है, स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज दोनों ही होते हैं, जिसे डिपोल मॉलिक्यूल या डिपोल मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, अब है कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर 5 कंडीशन है। बॉन्ड्स एटम शुड हैव 4 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, नॉन मेटल एक्सेप्टेंस हाइड्रोजन, बेरिलियम, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है बोथ द एटम शुड हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटम्स के बीच में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, दोनों एटम्स के बीच में। तीसरा है बोथ एटम शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों के बीच में हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। तीसरा में क्या? हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इन दोनों के ही बीच में हाई आयोनाइजेशन एनर्जी भी होना चाहिए। लास्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कंबाइनिंग एटम्स शुड आइदर बी जीरो और नेग्लिजिबल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर दिया है कि सम कॉमन मॉलिक्यूल्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। यहाँ पर काफ़ी सारे ही आपको एग्जांपल दिए, जैसे कि क्लोरीन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, अमोनियम मॉलिक्यूल यहाँ है नीचे, और यहाँ पर है कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल, और लास्ट पे मीथेन है जो कि रिड्यूस्ड है। तो यहाँ से जो 6 आपको है, वो 6 के 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप इसे सबको ही आपको प्रैक्टिस करना है और आपको याद करना और समझना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लेना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज इन कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो सभी के प्रॉपर्टीज और उसके रीजंस क्यों ऐसा होता है वो बताए गए हैं। तो यहाँ से डिफरेंस में आपसे पूछा जा सकता है, इनका डिफरेंस बता दीजिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट कंपाउंड के बीच में। तो आपको फिर डिफरेंस बताने के लिए ये प्रॉपर्टीज़ और आपको रीजंस इनके याद करने होंगे। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट में बताया गया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है क्या वो वाटर के थ्रू कंडक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर एक एनोड और कैथोड रोड का इस्तेमाल किया गया है, और एक सेल का यूज़ किया गया है, और एक बैटरी जिसकी वोल्ट 6 वोल्ट है, और बल्ब और एमीटर की मदद से दिखाया गया कि क्या इलेक्ट्रिसिटी, क्या वो बल्ब जलेगा, एक वाटर बीकर में डाल के क्या वो बल्ब जल सकता है। तो एक्सपेरिमेंट जस्ट उसी पर ही बेस्ड है, उसका ऑब्जर्वेशन और सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब यहाँ पर है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सबसे पहले कहा जाता है डेटिव बॉन्ड। ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक दूसरा नाम है डेटिव बॉन्ड। उसका डेफिनेशंस यहाँ दिया हुआ है, और नीचे है कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो उसके 2 कंडीशंस है, पहला यहाँ दिया है, और उसके नीचे क्या लिखा है कि अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ नॉट शेयर्ड विद एनी अदर एटम इज नोन एज लोन पेयर। तो लोन पेयर का यहाँ डेफिनेशन दिया है, और जो दूसरा कंडीशन बताया था वो दूसरा कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है, अनदर एटम शुड बी शॉर्ट और लीस्ट एज अ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एग्जाम्पल हाइड्रोजन आयन। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक आयोनिक बॉन्ड की तरफ। तो को आयोनिक बॉन्ड का यहाँ पर डेफिनेशन दिया है, और एक्सेप्टर और डोनर का भी डेफिनेशन उसके नीचे दिया हुआ है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ H3O+ आयन इन द लोन पेयर इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीजन एटम। तो कैसे उसके जो फॉर्मेशन होता है H3O+ का, उसके यहाँ पर डायग्राम और लुईस डायग्राम में यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर लोन पेयर का डेफिनेशन वापस से दे रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और फिर बढ़ जाते हैं अपने अगले पेज पे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही यहाँ पर कवर हो रही है, क्या आपको पढ़ना है और क्या याद करना है, सिर्फ वही हो रहा है यहाँ पर। फिर आते हैं फॉर्मेशन ऑफ NH4+ आयन। तो यहाँ पर NH4+ आयन की पूरे डायग्राम के साथ आपको पूरा फॉर्मेशन को दिखाया गया एक स्टेप में। और फिर है फॉर्मेशन ऑफ
हाइड्रोक्सिल आयन और सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, तो दोनों ही आपको एकदम अच्छे तरीके से आना चाहिए, आपसे बन जाना चाहिए। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके ये बता देना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।